नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट प्रेप विद मी में आपका स्वागत है। मेरा नाम विनायक त्रिपाठी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राष्ट्रपति की कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में। इसके पहले भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, राष्ट्रपति के शपथ, कार्यकाल, महाभियोग, इन सब के बारे में हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आप उन वीडियोज़ को भी जाकर एक्सप्लोर करिएगा और इस वीडियो को भी। दोस्तों, ये वीडियो की एक सीरीज़ है, राष्ट्रपति के बारे में हम पूरी एक सीरीज़ बना रहे हैं। तो आप इस पूरी सीरीज़ को देखिए, आपको राष्ट्रपति का टॉपिक पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा, पूरी तरह से आपको याद रहेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि केवल कंपटीशन के स्टूडेंट हों या फिर पढ़ने लिखने वाले लोग ही हों। इसको हर उम्र के लोग देख सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति सबके लिए है, पूरे देश के लिए है। तो जब राष्ट्रपति पूरे देश के लिए हैं तो उनके बारे में जानकारी भी पूरे देश को होना चाहिए, हर उम्र के लोगों को होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप राष्ट्रपति के बारे में जानने के इच्छुक होंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बताने से पहले थोड़ा आपको बता दें कि राष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रपति में क्या है कि आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। उसी संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति भी आता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। तो आइए हम अपने आज के टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम देखेंगे, इसके पहले भी हम चीज़ों को पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ शुरू करते हैं अपने पार्ट थर्ड को लेकर। पार्ट थर्ड में दोस्तों देखेंगे कि राष्ट्रपति के कर्तव्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं। दोस्तों, क्या होता है, जब आपको शक्तियाँ मिलती हैं तो आपके कुछ कर्तव्य भी निर्धारित हो जाते हैं। वही चीज़ राष्ट्रपति के साथ भी है। कुछ शक्तियाँ मिली हैं तो कुछ कर्तव्य भी निर्धारित हैं, जिनका पालन राष्ट्रपति अपने नियम, कानून या फिर जो भी बनाए गए हैं पद की गरिमा को बनाए रखते हुए इनका पालन करता है। तो समझते हैं आगे। दोस्तों, शक्तियों के बारे में हम आपको एक ओवरव्यू देते हैं कि कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, जैसे विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, कूटनीतिक, सैन्य शक्तियाँ, कार्यकारी शक्ति, आपातकालीन शक्तियाँ। क्या है कि ये शक्तियाँ हैं, अभी इसके बारे में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे सारी शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं विधायी शक्ति क्या है। दोस्तों, विधायी शक्ति जो राष्ट्रपति के काम है, जो संसद से रिलेटेड काम है, जहाँ संसद में उसकी ज़रूरत पड़ती है या फिर संसद के जितने काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। कई बार दोस्तों आप देखे होंगे कि हम आपने बताए हैं आपको कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। जैसे कि आप कहीं ढूंढेंगे कि राष्ट्रपति का पद कहाँ है, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है राष्ट्रपति का पद, तो राष्ट्रपति भी संसद का एक भाग है। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, वैसे राष्ट्रपति भी एक भाग है, क्योंकि कोई भी कानून बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के कानून का अंतिम रूप नहीं ले पाता है। तो इसलिए राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में, हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम शक्तियों के बारे में। इसको बताने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें, कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं जिसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें राष्ट्रपति का वीटो पावर है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और क्षमादान की शक्ति है। यहाँ इनके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे, इनके बारे में अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इनमें इतना कंटेंट है कि इनमें अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में देखेंगे दोस्तों, जो हम विधायी शक्ति की बात करेंगे तो विधायी शक्ति में ये देखेंगे कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं प्रेसिडेंट के, तो क्या क्या है। ये तो हम बताएं कि अभिन्न अंग है, इसीलिए यह सब कार्य हो रहा है, तभी राष्ट्रपति का नाम आ रहा है। अगर संसद का अभिन्न अंग होता ही नहीं तो इस प्रक्रिया में उसका नाम नहीं आता। आगे देखते हैं दोस्तों, संसद की बैठक बुलाना। बैठक बुलाने का क्या मतलब है। आप देखते होंगे जब आपको लगता है कि बजट सत्र आने वाला है, मानसून सत्र आने वाला है, शीतकालीन सत्र आने वाला है, तो ये सत्र बुलाता कौन है। मतलब संसद तो ऐसा नहीं है कि संसद अपने आप बैठ जाएगी, कोई डेट निर्धारित है, ऐसा तो कुछ है नहीं। मतलब कि संसद कब बुलाई जाएगी, कब से सत्र शुरू होगा, कब खत्म होगा, बीच में स्थगित होगा, तो इस सब का निर्णय कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब आपके मन में ये दिमाग होगा कि इसको लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति करते होंगे, ऐसा नहीं है। बैठक कब बुलाना है, कब स्थगित करना है, कब विघटित करना है। जैसे लोकसभा होती है, चुनाव से पहले विघटित हो जाती है, कई बार विश्वास मत खो देती है, अविश्वास मत आ जाते हैं तब भी विघटित हो जाती है, कई बार लोग अपना समर्थन दिए रहते हैं, समर्थन वापस ले लेते हैं तब भी विघटित हो जाती है। तो विघटित करता कौन है, विघटित करता है दोस्तों राष्ट्रपति। अब देखिए एक चीज़ और हम आपको इसमें बता दें कि संसद का सत्र बुलाना और लोकसभा को विघटित करना, ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। मतलब संसद के जो सत्र होते हैं, कि जैसे मानसून सत्र हो गया या फिर ये सब सत्र हो गए, और प्रत्येक दिन की कार्यवाही भी चलती है, तो बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं। अभी हम संसद वाला जब पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताएंगे। एक एक टर्मिनोलॉजी है संयुक्त अधिवेशन, मतलब कि ज्वाइंट सीटिंग होती है। जो इसमें क्या है कि जो मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर बात नहीं बन पा रही है राज्यसभा में, लोकसभा में,
या तो राज्यसभा से पास हो रहा है तो लोकसभा से नहीं पास हो पा रहा है, लोकसभा से पास हो रहा है तो राज्यसभा में पास नहीं हो पा रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का सभापति। इसको आप याद रखिएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब नया चुनाव होता है, नई सरकार बनती है, या फिर जब नया साल शुरू होता है, जैसे अभी 2022 शुरू होने वाला है, तो उसमें जो पहली बैठक होगी संसद में, जो पहला सत्र चलेगा, जैसे बजट सत्र चलेगा, तो उसकी जो पहली बैठक होगी उसको राष्ट्रपति संबोधित करेगा। और चुनाव के बाद जो बैठक होती है उसको भी राष्ट्रपति संबोधित करता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, सदस्यों का मनोनयन। कई बार आप देखते होंगे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है, कभी कभी लोकसभा में भी कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है। तो मनोनीत की शक्तियाँ जो हैं वो उसकी विधायी शक्तियाँ हैं। अब आप एक देखेंगे निर्भरता का प्रश्न मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई सदस्य है, वो अपने नियम का पालन नहीं कर रहा है या फिर अपने शक्तियों का बेजा उपयोग कर रहा है। सदस्य का मतलब क्या है? संसद सदस्य है। तो उसमें जो चुनाव आयोग है वो अपनी सिफारिश देगा, उसकी जांच करेगा, और राष्ट्रपति को ये कहेगा कि ये इनके निर्भरता के योग्य हैं, तो राष्ट्रपति उनको अपने पद से हटा देगा। तो वो हट जाएंगे पद से, मतलब सदस्यों की जो सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी। आगे देखते हैं। कई बार कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे एक है धन विधेयक। तो कुछ विधेयक ऐसे भी हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं। पूर्व अनुमति का मतलब क्या होता है दोस्तों? कई बार विधेयक पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए जाता है, तो सिग्नेचर उसको राष्ट्रपति रोक लेता है, जिसको उसको वीटो पावर कहते हैं। तो उसी से बचने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई कि भाई राष्ट्रपति से सिफारिश करके ही पूछ के ही उस पर विधेयक प्रस्तुत किया जाए, जिससे कि आगे चल कोई दिक्कत न हो, क्योंकि धन विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की बहुत ही इंपॉर्टेंट शक्ति है, और ये बहुत पहले से चली आ रही है, अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है, वहाँ से आज भी हम लोग भी इसको अडॉप्ट कर लिए हैं और आगे अभी भी चल रही है ये। तो इसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे। कई बार जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको भी राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाता है, जैसे कि कैग की रिपोर्ट हो गई, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यूपीएससी की रिपोर्ट हो गई, वित्त आयोग की रिपोर्ट हो गई। तो जो कई आयोग दल काम करते रहते हैं उनकी रिपोर्ट को क्या करता है, यही ले जाके राष्ट्रपति ले जाके संसद में रखवाते हैं, उस पर चर्चा होती है, जो समिति बनी होती है उसको भेजा जाता है, वहाँ विस्तार से चर्चा होती है, फिर उस पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय लिए जाते हैं। तो राष्ट्रपति का आप देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट काम है। एक है केंद्र शासित प्रदेशों का शासन। जैसे क्या होता है कि जहाँ पे राज्य सरकार है, सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, वो तो बनते हैं, यहाँ राज्यपाल होते हैं। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पे विधानसभा नहीं है, वहाँ का शासक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। जो वहाँ के उपराज्यपाल होते हैं या प्रशासक होते हैं वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये विधायी शक्ति है राष्ट्रपति की। अब आते हैं कुछ वित्तीय शक्तियों के बारे में बात करते हैं राष्ट्रपति की। वित्तीय शक्तियों में क्या है कि जैसे कि धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी है। बजट को संसद के समक्ष कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है। अगर कोई अनुदान की मांग है, अनुदान मतलब कि पैसे की ज़रूरत है या कुछ भी इस तरह से है, तो वो भी राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत हो पड़ती है। वित्त आयोग का जो गठन होता है वो भी राष्ट्रपति ही करता है। अब दोस्तों वित्त आयोग का गठन क्यों होता है? जो टैक्स जाता है, जैसे गवर्नमेंट टैक्स वसूलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स वसूलती है तो उसमें राज्यों को कुछ हिस्सा दिया जाता है कि राज्यों को कितना हिस्सा दिया जाए या फिर उस पैसे का कैसे यूज़ किया जाए, ये सब बताने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं। न्यायिक शक्तियों में देखेंगे दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो भी राष्ट्रपति करता है। अब आप सोचते होंगे सुप्रीम कोर्ट की, मान लीजिए आपके दिमाग में ये आता होगा कि हाई कोर्ट की नियुक्ति तो सुप्रीम कोर्ट कर देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो यहाँ पे हाई कोर्ट की भी और सुप्रीम कोर्ट की भी, दोनों की जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भले उसमें कोलेजियम की सलाह ली जाती है, वो अलग चीज़ है। अब क्या है कि एक आर्टिकल 143 है, इस पर भी हम वीडियो बनाए हैं। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति की एक तरह से मान लीजिए एक सलाहकारी शक्ति है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है कई मुद्दों पर, जैसे संवैधानिक शक्तियाँ हैं या जो संधियाँ हैं संविधान पूर्व, या फिर कुछ ऐसे मैटर आ गए हैं जिसमें संविधान की व्याख्या की जरूरत है, तो राष्ट्रपति कई बार सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है। इसके आगे देखेंगे क्षमादान की एक शक्ति होती है। कई बार क्षमादान क्या होता है, कुछ अपराधी होते हैं, जैसे कि अभी लेटेस्ट केस में समझेंगे राजीव गांधी के जो हत्यारे थे जिन्होंने उनकी हत्या कर दी थी, उनकी याचिका बहुत दिन से पड़ रही थी राष्ट्रपति के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और इस पर कुछ राष्ट्रपति या फिर जो मंत्रिमंडल है उनको सोचने के लिए कहा कि भाई ऐसे याचिकाओं को लटकाना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, जिसको फांसी की सज़ा हो गई वो राष्ट्रपति के पास एक बार दया याचिका लगा देता है, क्षमादान याचिका लगा देता है। तो जब तक वहाँ से निर्णय नहीं आएगा तब तक यहाँ इनको फांसी नहीं होगी। तो बहुत सारे केस ऐसे फंसे रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ होती हैं। कूटनीतिक शक्तियाँ क्या है? डिप्लोमेटिक शक्तियाँ होती हैं, डिप्लोमेटिक पावर होते हैं। इसमें क्या होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते हैं
जैसे कई बार देखते होंगे कि जो जितनी भी संधियाँ चलती हैं या फिर जो समझौते होते हैं या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय जो इंस्टीट्यूशंस बने होते हैं, उन सबका प्रतिनिधित्व किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के ही नाम से होता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व वहाँ भी राष्ट्रपति के नाम से होता है। जाने के लिए भले कोई भी प्रतिनिधि क्या होता है, राष्ट्रपति, जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, राष्ट्रपति हैं, ये लोग खुद नहीं पहुंच पाते तो अपना प्रतिनिधि ये लोग नियुक्त कर देते हैं। तो जो प्रतिनिधि जाता है इनकी जगह पे वो इन्हीं के बराबर काम करता है या फिर जो वो करता है वो इनके आदेश से ही होता है। तो कई बार ये प्रतिनिधि के माध्यम से भी अपना काम करवाते हैं। अब जो हमारे देश में विदेशों के राजदूत आते हैं, एम्बेसडर आते हैं उनको, और जो अपने देश के राजदूत दूसरे देशों में जाते हैं, वो सब किसके आदेश से जाते हैं? वहाँ भी राष्ट्रपति का सिग्नेचर जरूरी है। तो ये सब चीज़ें कूटनीतिक शक्तियों के बारे हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों, डिप्लोमेटिक के बारे में हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सैन्य शक्तियों का क्या प्रावधान है। दोस्तों सैन्य शक्तियों में देखेंगे कि जो राष्ट्रपति है, ये आपको जान के आश्चर्य होगा, शायद आप अभी तक जानते नहीं होंगे कि जो राष्ट्रपति है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। मतलब कि मुख्य सेनापति जो है, देखिए कई बार क्या होता है सेना प्रमुख, आप ध्यान दिए होंगे हमारे देश में जब नाम लिया जाता है थल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख, जल सेना प्रमुख, सेनापति का नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि सेनापति तो राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। और नियुक्ति जो करता है सेना प्रमुखों की वो भी राष्ट्रपति करता है। हमारे देश में अगर युद्ध की घोषणा करना है या फिर युद्ध की समाप्ति करनी है तो वो भी राष्ट्रपति के ही आदेश से होती है, राष्ट्रपति के ही सिग्नेचर से होती है। तो ये तो हो गए दोस्तों सैन्य शक्तियाँ। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, कंसंट्रेशन लगाए रखेंगे, चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। कोई मतलब कि इतना टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आप ठीक से नहीं समझेंगे, एक साथ दो काम तीन काम करेंगे एक साथ, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी। और एक बार डिफिकल्ट हो गई, अगर कोई चीज़ आपको एक बार समझ में नहीं आई दोस्तों, एक बार पढ़ने में समझ नहीं है, एक बार समझाने में समझ में नहीं आई, तो अगर जो पूर्वाग्रह आपके दिमाग में बैठ गया, पूरी ज़िंदगी आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए जब भी आप किसी नए टॉपिक को सीखिए, कहीं किसी नए टॉपिक को सुनिए, समझिए, देखिए, तो उसमें आप अपना 100% दीजिए, क्योंकि जो आप पहली बार समझ लेंगे, अगर भविष्य में कभी भूलते हैं, कुछ भी रिवाइज करना पड़ता है तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप पहली बार में ठीक से नहीं समझेंगे, आधा समझेंगे आधा नहीं समझेंगे, तो फिर वो पूरी ज़िंदगी आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए पहली बार समझिए, ध्यान से सुनिए, पूरा कंसंट्रेशन बना कर सुनिए, एक बार में एक ही काम करिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति कुछ आदेश जारी करता है, कुछ नियम बनाता है, कुछ या फिर प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को ये सब आदेश देता है, या फिर कुछ ऐसे नियम बना देता है जिससे संसद अच्छी तरीके से चले, कानून में बाधाएं न उत्पन्न हो, तो वो सब इसकी कार्यकारी शक्तियों में आती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं इसकी। अब इसमें क्या है, भारत सरकार के जितने भी काम होते हैं, अभी हम आपको लास्ट में एक ट्विस्ट वाली बात बताएंगे, एक बहुत अच्छी बात बताएंगे, तब तक आप थोड़ा वेट करिए। जो भारत सरकार के सभी काम होते हैं, जितने भी उसमें सिग्नेचर होते हैं भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसमें राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। आगे क्या है, प्रधानमंत्री, मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, महान्यायवादी, कैग, चुनाव आयुक्त, इन सब की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। थोड़ा सा आपको महान्यायवादी के बारे में बता देते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दोस्तों ये भारत सरकार के वकील होते हैं, भारत सरकार के ये सबसे बड़े वकील होते हैं। भारत सरकार की तरफ जो मुकदमा लड़ते हैं वो महान्यायवादी लड़ते हैं। इनके अलावा भी कुछ और वकील होते हैं, लेकिन ये मुख्य महान्यायवादी हैं। अब इनकी शक्तियां भी बहुत ज़्यादा हैं। ये क्या करते हैं कि इनको संसद में भी बैठने का अधिकार है, ये संसद में भी जा सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। ये किसी सदन में भी बैठ सकते हैं। आर्टिकल 76 में इनका उल्लेख किया गया है महान्यायवादी का। तो महान्यायवादी का पद बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत के वकील हैं, आप एक लाइन में इस चीज़ को जानकिए। कैग क्या है, इसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे। चुनाव आयुक्त आप जानते ही होंगे, चुनाव करवाना, ये फिर चुनाव की घोषणा करना, या फिर कहाँ कहाँ चुनाव कैसे होना है, इन सब की जानकारी इकट्ठा करना, ये सब चुनाव आयोग का काम है। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कैसे होता है, राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों का शासन करता है, राज्यपाल के माध्यम, उपराज्यपाल के माध्यम से, प्रशासक के माध्यम से। जहाँ विधानसभाएं नहीं है वहाँ डायरेक्ट गवर्न करता है। यहाँ के सीधे आदेश या फिर जो संसद से कानून बनते हैं वो डायरेक्ट इस पर लगते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों पर। तो आप इन चीज़ों को भी जान के रखिए। तो कार्यकारी शक्तियाँ, ये हम कुछ आपको मुख्य कार्यकारी शक्तियाँ बता रहे हैं, हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी कार्यकारी शक्तियाँ हैं, लेकिन हमको कुछ मुख्य बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपातकालीन जो प्रावधान है, कई बार आप इमरजेंसी का नाम सुने होंगे, हम इस पर एक वीडियो बनाए हैं कि राष्ट्रपति शासन कैसे होता है, क्या लगता है, क्या इसके प्रोसीजर हैं, क्या प्रावधान है। अभी हम आगे भी बताएंगे आपको राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, वित्तीय आपातकाल के बारे में। तो ये सब आपातकाल, ये सब क्या है ना, इसको हम अलग वीडियो में समझाएंगे। यहीं पे समझाएंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और पीछे की चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हैं या फिर पॉइंट में है चीज़ें, तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हम जब अगले पार्ट बनाएंगे या फिर इसको अलग अलग ही समझा देंगे आपको। फिलहाल दोस्तों देखते हैं, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करें, लेकिन उसके पहले हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं चीज़ों को।
एक बार फिर शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आज हमने आपको क्या बताया। तो जहाँ हम राष्ट्रपति के निर्वाचन ये कर्तव्य एवं शक्तियाँ बता रहे हैं, तो वहाँ आपको हम विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, इन सब शक्तियों के बारे में बताए। अभी हम ये जो लिखी हुई है वीटो पावर, अध्यादेश, क्षमादान, इनके बारे में अभी आपको हम नहीं बताएं। इनको हम अलग अलग वीडियो बना के बताएंगे, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनमें जो फैक्ट हैं वो आपको पूरी तरह से याद रखने होंगे, इसलिए हम इसको अलग से बनाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों देखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने में देखेंगे हम आपको विधायी शक्ति के बारे में बताए। अब दोस्तों इतनी जो हम शक्तियों के बारे में बता दिए आपको राष्ट्रपति के, तो आपको लगता होगा कि भाई राष्ट्रपति तो फिर पूरा देश तो राष्ट्रपति ही चला रहे हैं। तो फिर जब राष्ट्रपति ही चला रहे हैं तो राष्ट्रपति हमारे सामने कभी नहीं आते, या फिर राष्ट्रपति कभी लाइमलाइट में नहीं रहते, या फिर राष्ट्रपति रैलियां नहीं करते हैं, या फिर राष्ट्रपति के इतने मतलब कि मीटिंग नहीं होती है, तो आखिर राष्ट्रपति इतने काम करते कैसे हैं? आपको लगता होगा कि फिर तो प्रधानमंत्री या फिर ये मुख्यमंत्री ये सब बेकार हैं, इन सब का तो कोई काम ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैटर थोड़ा उल्टा है। राष्ट्रपति क्या है हमारे देश में, एक तरह से नाम मात्र के राष्ट्रपति हैं। जो शक्तियाँ हैं वो प्रधानमंत्री में निहित है, मतलब वास्तविक शक्तियाँ तो प्रधानमंत्री के पास हैं, केवल नामित जो शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के पास हैं। तो प्रधानमंत्री जो क्या करते हैं काम, जैसे संसद काम करती है, या फिर प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है, ये सब जो निर्णय लेते हैं, जो काम करते हैं, वो सब राष्ट्रपति के अंतर्गत होते हैं। तो पूरी काम जो है कार्यप्रणाली वो संसद के तहत चलती है, या मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री के तहत चलती है। यही लोग काम करते हैं। बस सिग्नेचर होने का जो नाम आता है वहाँ पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर किया जाता है। बस राष्ट्रपति को ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति एकदम सिग्नेचर करने के लिए बैठे हैं, कि बस हमेशा पेन कॉपी लिए बैठे हैं कि बस फाइल पहुँचाइए सिग्नेचर करेंगे, पूरा दिन रात वो सिग्नेचर ही करते रहते हैं। ऐसा भी नहीं है, कुछ उनके पास भी पावर्स हैं। पावर्स में क्या है, जैसे अभी हम वीटो पावर के बारे में आपको बताएंगे। तो क्या होता है, कई बार जब विधेयक बन के जाता है, जैसे दोनों सदनों से पास हो गया, तो राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए जाता है। तो वहाँ राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्तियाँ हैं कि वो सिग्नेचर करें कि ना करें, क्या करें, वहाँ भी उनके पास बहुत सारी मतलब शक्तियाँ हैं। तो एकदम यही मान के मत चलिए केवल सिग्नेचर करने के लिए बैठे हैं, कि केवल नाम मात्र के हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारी शक्तियाँ उनके पास निहित हैं। लेकिन वास्तविक शक्ति जो वास्तविक रूप से जो काम करते हैं वो तो प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और संसद काम करती है। लेकिन किसी के अंडर में काम करेंगे तभी तो ये लोग काम कर पाते हैं, नहीं तो फिर ये लोग भी एक तरह से मान लीजिए तानाशाही टाइप का आ जाएगा। तो हर आदमी एक दूसरे के अंडर में काम करता है, तो एक सीक्वेंस बना रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप राष्ट्रपति के कार्य के बारे में, शक्तियों के बारे में समझ गए होंगे कि कितनी शक्तियाँ हैं, कितने कार्य हैं। अभी इसमें क्या है दोस्तों, जैसे आपातकाल है, तो आपातकाल में भी राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियाँ हैं। अंतिम सिग्नेचर तो राष्ट्रपति को ही करना पड़ता है। तो राष्ट्रपति अगर उसमें सिग्नेचर ना करें या फिर से ऐसा कुछ बता दें तो उसमें भी लेट हो जाता है। कई बार कानून को भी वापस कर देते हैं दोबारा सोचने के लिए, पुनर्विचार करने के लिए। तो शक्तियों की कमी नहीं है, कम से कम यही कर देंगे कि पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस लौटा देंगे, तो महीने विधेयक लटक जाएगा ऐसे ही। तो शक्तियों की कमी नहीं है, लेकिन जो वास्तविक शक्तियाँ हैं वो प्रधानमंत्री के हाथों में है। प्रधानमंत्री के, जैसे आप देश में चलते हैं कि प्रधानमंत्री का विजन है, या फिर इनका विजन, उनका विजन, प्रधानमंत्री, कभी आप राष्ट्रपति का नाम नहीं सुने होंगे कि राष्ट्रपति ने देश में ये काम कर दिया। हालांकि काम सब उन्हीं के नाम से होते हैं, लेकिन उनका नाम जल्दी नहीं आता है, हमेशा प्रधानमंत्री का ही नाम आता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को समझ चुके होंगे। हमारे अगले वीडियो का आप इंतजार करिए, हम जल्द ही उस वीडियो को अपलोड करेंगे, जिसमें हम वीटो के पावर में, अध्यादेश के बारे में, क्षमादान शक्तियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, जाते जाते घंटी की बटन को जरूर दबाएं, जिससे जैसे ही हम अपडेट करें आपके पास इंस्टेंट अपडेट पहुँचे। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।